और ओबीसी इस बार जिस करवट बैठेगा सरकार उस करवट बैठेगी। जो ओबीसी की बात करेगा वही मध्य प्रदेश में राज करेगा, सीधा सा फंडा है। जो बैकलॉग की बात करेगा, जो जातिगत जनगणना की बात करेगा, जो इस पिछड़ों में, इन पिछड़ों की इस देश में 1931 के बाद से जो जनगणना नहीं हुई है, जिसकी जो बात करेगा वो मध्य प्रदेश और देश पर राज करेगा। यदि लोकेंद्र गुर्जर को सजा होगी, मैं जेल जाने तैयार हूं। मैं एक नया आंदोलन इस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जातिवाद है उसके खिलाफ लड़ाई लड़के करना शुरू करूंगा, लेकिन मैं कभी भी झुकूंगा नहीं, माफी नहीं मांगूंगा, पैसे जमा नहीं करूंगा, मैं जेल जाना पसंद करूंगा। बेंगलौर में एक बड़ी बैठक हो रही है, यूपीए की बैठक है। 2024 को लेकर रणनीति तय हो रही है। नीतीश कुमार, खड़गे और लालू यादव उस बैठक में, ममता बनर्जी हैं, स्टालिन हैं, हेमंत सोरेन है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है। सोचिए, आम आदमी पार्टी के नेता हैं केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए कि किस तरह से एक बड़ी बैठक हो रही है यूपीए की। वहीं कल एनडीए दलों की भी बैठक है जिसमें 29 दल हैं, लेकिन एनडीए में अभी कोई ऐसा विपक्षी, कोई पार्टनर दल नहीं है जिसके अपने मुख्यमंत्री हों। इस अंतर को समझिए। एनडीए में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका अपना मुख्यमंत्री हो। हाँ, एनडीए में एससी एसटी ओबीसी के नेताओं का जमावड़ा है। तो सोचिए, सवर्ण किस पार्टी से ज्यादा बीजेपी को राजभर और निषाद जैसे लोग चुनाव वोट दिलवा देते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब बहुजन समाज का नेता किसी पार्टी में जाता है, किसान कम्युनिटी का नेता किसी पार्टी में जाता है, तो वो अपने जमात को लेकर जाता है। जब सवर्ण लीडरशिप भी आती है, जैसे ममता बनर्जी हो, तो इस देश में एक बात तो तय है कि सवर्ण वर्सेज अगरा बनाम पिछड़ा चुनाव होने जा रहा है 2024 में। सवर्ण समाज का वोट एक मुश्त बीजेपी को जाएगी। अब बीजेपी ओबीसी दलित में कितना सेंध लगा पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। मेरे साथ खास मेहमान युवा नेता हैं, एससी एसटी ओबीसी पर बहुत काम किया है। मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर आते हैं, इनसे समझेंगे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी किसके तरफ जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि 29 दलों का गठबंधन है जिसका नाम एनडीए है। उसमें अभी भी कोई ऐसा दल नहीं है मतलब गठबंधन में, जैसे यूपीए में हेमंत सोरेन है, खुद मुख्यमंत्री है, उनकी अपनी पार्टी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल हैं, उनके 2 मुख्यमंत्री हैं, अपनी पार्टी है। ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन खुद मुख्यमंत्री हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी है। तो समझिए कि 7 मुख्यमंत्री हैं। उसमें 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं इस देश में अभी जो न्यूट्रल हैं, चाहे वो नवीन पटनायक हो, केसीआर हो या जगनमोहन रेड्डी हो, आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के और तेलंगाना के। बीजेपी के पास जो गठबंधन है उसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं है, छोटे छोटे दल हैं, खासकर एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। अनुप्रिया पटेल हैं, निषाद हैं, ओपी राजभर गए हैं, चिराग पासवान शामिल हो गए हैं। तो सवाल है कि क्या बहुजन उस तरफ वोट देंगे? जिस तरह से लगातार नाराजगी है एससी एसटी ओबीसी का, वोट तो नहीं देंगे, लेकिन सवाल है कि यूपीए में छोटे दलों को तरजीह क्यों नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ रही है, वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। ओवैसी और मायावती क्या करेंगे, ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है। ये बात तो तय है कि 24 में मुकाबला आमने सामने का होगा। वैसी पार्टियां जिसके पास राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है, चाहे वो केसीआर हो, नवीन पटनायक हो या जगनमोहन रेड्डी हो, उनके लिए भी अकेले चुनाव लड़ना टेढ़ी खीर होगी। तो यूपीए एनडीए भर से जो मुकाबला है, टीवी अखबार पर मत जाइए, वो कोशिश कर रहा है। टीवी अखबार आप जानते हैं किसके इशारे पर चल रहा है, किस समाज का है, किस समाज के हितों की बात करता है। अब आते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये 4 राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश अहम है, बीजेपी जीती थी, हारी थी, उसके बाद फिर सरकार में आ गई। लोकेंद्र किस करवट उठ बैठेगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहां 2024 से पहली विधानसभा का चुनाव। देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय का जो माहौल है वो ओबीसी का मूवमेंट है। ओबीसी का मूवमेंट इतने इस कद्र जोरों पे है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये वोट ओबीसी के जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन ओबीसी के मुद्दों पर बात करने से बहुत बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मूवमेंट को दबाया जाए। अभी हमारी जैसे बुंदेलखंड में ओबीसी महासभा की हमारी एक पदयात्रा निकली थी। हम लोगों ने 600 किलोमीटर चला। पैदल चलने के बाद हमने घूमा, हमने देखा, हमने परखा कि हर विधानसभा, हर गांव, हर तालुका में लोग ओबीसी को लेकर आक्रोशित हैं। और ओबीसी इस बार जिस करवट बैठेगा सरकार उस करवट बैठेगी। तो सरकारों को ये तय है
चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये तय है कि इस बार का चुनाव बिना ओबीसी के नहीं होगा। अभी हमारी यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग में भी जो 34 सीटें उस पर हम शुरू करने जा रहे हैं अभी अगले महीने से ही। अभी हम उसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। उसके बाद हम अपने ग्वालियर चंबल संभाग में भी करेंगे, फिर उसके बाद इंदौर वाला क्षेत्र है, भोपाल वाला है, रीवा वाला है, हम वहां करेंगे। जो ओबीसी की बात करेगा वही मध्य प्रदेश में राज करेगा, सीधा सा फंडा है। जो बैकलॉग की बात करेगा, जो जातिगत जनगणना की बात करेगा, जो इस पिछड़ों में, इन पिछड़ों की इस देश में 1931 के बाद से जो जनगणना नहीं हुई है, जिसकी जो बात करेगा वो मध्य प्रदेश और देश पर राज करेगा। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। एक वीडियो दिखाता हूं आपको खड़गे का। मैं फिर कह रहा हूं 2024 का प्रधानमंत्री कोई दलित या पिछड़ा ही होगा। मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है फिर छोटे मोटे सबको लेकर 30 क्यों गिन रहे, और 30 कौन से पार्टी है तो बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं। उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम। एक प्रेशर करने का एक टैक्टिस है, प्रेशर। तो सोचिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि 26 दलों का गठबंधन है। 2019 में ये दल अलग अलग चुनाव लड़ा था। 2019 में आम आदमी पार्टी खुद लड़ रही थी, तो ये बड़ा चेंज है। 2019 में ममता बनर्जी अकेले थी, शरद पवार अकेले थे, जयंत चौधरी अकेले थे, अलग थे। जयंत चौधरी, मायावती, 2019 के चुनाव में मायावती, अखिलेश और जयंत ने चुनाव लड़ा था। उसके मुकाबले आप देखिएगा तो बड़ी जनाधार वाली जो पार्टियां हैं, मैसिव वोट वाला, वो यूपीए में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो 2% 3% टर्नओवर वाला जो पार्टियां हैं वो भी बहुत क्रूशियल है। लेकिन सवाल है कि यूपीए के पास जो गठबंधन है उसके पास मुख्यमंत्री कद के नेता है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। बंगाल जीतने वाली पार्टी है, उड़ीसा जीतने वाली पार्टी है, कांग्रेस है, उसके बाद पंजाब जीतने वाली पार्टी है, बिहार जीतने वाली पार्टी है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो यूपीए एनडीए में अलग करता है। लेकिन टीवी अखबार आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 2024 से पहले ही बीजेपी जीत गई है, चुनाव की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत की राजनीति ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कहा जा रहा है, जानकार कह रहे हैं कि जिस तरह से इंदिरा गांधी के दौर में एक गठबंधन बना था, समूचा विपक्ष एकजुट था, बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से वही हालात दिख रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, प्रधानमंत्री कौन। राजकुमार भाटी ने अच्छा जवाब दिया कि प्रधानमंत्री कौन का क्या मतलब है। भारत में संसद चुना जाता है, सांसद फिर प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो 100 से एक पार्टी में सिर्फ एक चेहरा है मोदी जी, यहां तो 100 चेहरे हैं, तो ज्यादा अच्छा है, 100 अपॉर्चुनिटी है। नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कल के बैठक के बाद सोनिया गांधी बैठक में शामिल है, आर पार का मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल को खुद बुलाया गया है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं जो गठबंधन में या तो एनडीए में है, यूपीए में है। 3 लोग हैं, केसीआर, नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी। ये तीनों मजबूरी में भी चाह कर भी बीजेपी के साथ नहीं खड़ा होंगे विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इनको मुस्लिम्स वोट चाहिए, दलित वोट चाहिए, पिछड़े वोट चाहिए, और इनको बीजेपी निपटा देगी। अगर ट्रायंगुलर मुकाबला हुआ, कांग्रेस ने दम लगाया तो इनको बीजेपी निपटा देगी, बीजेपी आ जाएगी या कांग्रेस आ जाएगी, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे इनको किसी एक पाले में तो जाना पड़ेगा, या तो बीजेपी में जाए या फिर नवीन पटनायक के खिलाफ कांग्रेस इस बार मजबूती से लड़ेगी। उड़ीसा में बीजेपी भी मजबूती से लड़ेगी, नवीन पटनायक की हालत खराब हो जाएगी। उसी तरह से जगन मोहन रेड्डी के साथ भी होगा, और उसी सवर्ण तो इनको वोट देंगे नहीं। उसी तरह से केसीआर के साथ भी होगा। अब रही बात ओवैसी और मायावती जी की, इन दोनों का बीजेपी में जाना तो नामुमकिन है, असंभव है। रही बात अगर ये अकेले चुनाव लड़ते हैं तो एक परसेप्शन जो बना हुआ है कि या तो बीजेपी या फिर विपक्ष। ऐसे में इस दोनों पार्टियों का चुनावी ये खेल बना बिगाड़ जरूर सकती हैं, लेकिन चुनाव जीत तो नहीं सकती हैं। और ऐसे में जो कोर वोटर है इन पार्टियों का, वो बीजेपी के विरोधी वोटर है, और वो तय करेगा कि किसको वोट देना है, कौन किसको हरा रहा है। इतनी होशियारी तो भारत के डेमोक्रेसी ने लोगों को दे दी है। सबसे कमजोर कड़ी बिहार दिख रहा है, जहां बीजेपी का कुनबा बड़ा हो गया है। चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो,
लेकिन अभी भी मुकेश सहनी ने पत्ता नहीं खोला है। लेकिन वहां जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस अपने आप में एक बड़ा मजबूत गठबंधन है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है मेरे इस विश्लेषण पर? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन बीजेपी की छटपटाहट बता रही है कि उसके लिए 2024 का मुकाबला आसान नहीं होगा। लोकेंद्र, किसान कम्युनिटी में किस तरह की नाराजगी है? क्या वो मंदिर मामले को लेकर धर्म की राजनीति में अभी हैं? जाट, गुर्जर, ओबीसी की जाति हैं या उससे कुछ निकले हैं? देखिए, पहले जो मामला है इन्होंने जिस तरीके से धर्म का चलाया, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, जो ओबीसी के लोगों को जो मंडल कमीशन के समय की जो बाद में जो कमंडल की यात्रा को निकाल कर इन्होंने ओबीसी को भ्रमित करने का काम दिया। लेकिन जैसे ही राम मंदिर बनने के बाद जब वो ट्रस्ट बना, जो लड़ाई लड़ने वाले थे, कुर्मी हो, यादव हो, लोधी हो, गुर्जर हो, जाट हो, किसी की ट्रस्ट में कोई एंट्री नहीं। किसान वर्ग और जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो समझ गए हैं, सिर्फ हमारा जो पार्टियां, जो बीजेपी खासकर और जो संघ खासकर जो यूज करता है, वो टूल्स के तौर पे काम करता है। हमें जब मुसलमानों से लड़ाना होता है तो तब हम हिंदू होते हैं, जब हमको दलितों से लड़ाना होता है तब हम क्षत्रिय होते हैं। लेकिन जब हम हक अधिकार की बात करते हैं ना, तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। चलिए, आपको हक अधिकार की बात बता दें। सीहोर की एक वैकेंसी आई है, पिछड़ों का बारंबार सम्मान करती बीजेपी। 39 पद हैं ओबीसी को 0 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 15 पद। ये हमारे मध्य प्रदेश का ही है जी, सीहोर जिले की, मालूम है मुझे। जी, इसको हम बड़े ताकत के साथ में उठा रहे हैं। अरे आप दूसरा तो छोड़िए, जिस तरीके से भी आपने पटवारी भर्ती में देखा ना घोटाला, जोशी, त्यागी, एक ही परिवार के 10-10 लोग पटवारी बन गए हैं और सभी के सब विकलांग सर्टिफिकेट के तौर पे, कोई कान से बहरा, कोई हाथ से लंगड़ा, कोई पैर से लंगड़ा, सब फर्जी सर्टिफिकेट बना के और सब ये इन्होंने कर लिया वहां पे। कोई ये जब इस समय इनकी जो कहते हैं कि आरक्षण, वो जो ओबीसी का विरोध करते हैं, जो SC ST के रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, ये जाति के नाम पर जो आरक्षण जो अभी PSC में जो होता है, जो अभी इस तरीके से आपने जो देखा, अभी जो भर्ती पटवारी भर्ती में आई एक ही जाति के लोग हैं, इस रिजर्वेशन पर वो आरक्षण विरोधी क्यों नहीं बोलते हैं? इस वाले मामले पे उनकी जबान कहाँ चली जाती है? इस समय पे जैसे कहते हैं ना, गूंगा गुड़ खा के बैठ जाता है, वैसे क्यों बैठ गए? वो बताएं ना कि इतनी जातियों के जो एकदम नाम निकल के आए, उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है सर? एक अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, हर कंधे की जिम्मेदारी, अब नई पारी की तैयारी। ये वो तस्वीर है, देखिए, ये विपक्षी एकता की तस्वीर है। क्या लग रहा है आपको, इस बार सारे SC ST OBC के नेता एकजुट हो रहे हैं? सर, एक बहुत अच्छी, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जो मुझे आपने देखा हो, मुख्यमंत्री जरूर सब हैं, लेकिन ज्यादातर सब OBC, SC ST और माइनॉरिटी के लोग हैं। जो हमारा जो मिशन है मूल्यवासी का, जो हमें मिशन है इस देश के, जो OBC, SC ST जो पिछड़ी जाती हैं, उन्हीं के लोग विपक्ष के तौर पर जो एकत्रित हो रहे हैं, वो सब वही लोग हैं। नाम मात्र के लिए कुछ लोग होंगे, 1-2 जैसे केजरीवाल जी हैं, और बाकी जितने भी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे जैन जी हों, चाहे स्टालिन जी हों, आप सबकी भी बात करोगे ना, चाहे खड़गे जी हों, जितने भी लोग हैं सब OBC SC ST के लोग हैं। जो हमारा जो मूवमेंट जो हम चाहते थे, वो सच में निकल के विपक्ष के तौर पर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि प्राकृत न्याय और निष्पक्ष बेंच की मांग को लेकर OBC एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के उदय कुमार साहू पर लगाया सुप्रीम कोर्ट ने भारी जुर्माना। आशंका 5 लाख तक की। मामला मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की सुनवाई को लेकर था और सुप्रीम कोर्ट से वो मांग कर रहे थे कि निष्पक्ष बेंच बने। उसको लेकर ये खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने शायद अनुमान है कि उन पर 5 लाख का जुर्माना कर देंगे। पिछली बार आपकी भी हाईकोर्ट में आज का ये पिटीशन मेरे ही नाम की है। उदय कुमार साहू मेरे एडवोकेट हैं, मेरे वकील हैं। हमने जो अभी वहां पर जो पिटीशन लगाई थी जबलपुर बेंच में कि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 80 हमारे जो केस हैं वो पेंडिंग हैं, उनका हम एक स्पेशल बेंच चाहते हैं कि जैसे आप भी लोग कहते हैं कि एक जाति से रहता है, हो सकता है वो उसका बायस्ड हो सकता है, ओबीसी का कोई जज होगा वो ओबीसी को लेकर बायस्ड हो जाएगा, लेकिन हम 100% ये श्योर हैं कि सवर्ण जज जो हमारे खिलाफ हैं, ओबीसी SC ST आरक्षण के खिलाफ हैं, वो भी बायस्ड हो सकते हैं। लेकिन जज तो कम से कम जजों पर तो भरोसा करेंगे, न्यूट्रल जज तो कॉन्स्टिट्यूशन पद पर है। सर, इस देश में संवैधानिक पद पर बैठा आदमी कैसे जाति को फॉलो करता है? सर, इस देश में सबसे ज्यादा यदि गड़बड़ी है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वहां सबसे ज्यादा जातिवाद होता है। वहां हमेशा उसी का बेटा जज बनता है जो पहले से जज होता है, खासकर
जो आरक्षण विरोधी जातियां तो हैं, कोलिजियम खासकर सिस्टम उसको कहते हैं। अरे सर, कोलिजियम सिस्टम तो वो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कोलिजियम सिस्टम अच्छा है। अरे कोलिजियम सिस्टम उनके कहने से अच्छा थोड़ी होता है। तो कोलिजियम सिस्टम जब हम माने, जब हमारे किसी भी दलित पिछड़ा जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, आप उसको बनाओ ना। आपका ही बेटा आपको नजर क्यों आता है? जब किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में जज बच्चा पैदा होता है ना, तो नर्स पहले ही बताई देती है, बधाई हो, आपके घर में जस्टिस पैदा हुआ है। लोकेंद्र गुर्जर हैं, जिनको एक ओबीसी की याचिका को लेकर मामला आज उन्होंने हमारे ऊपर 5 लाख रुपए के लगभग का अभी कल आदेश आएगा। उन्होंने बोला है, जिस तरीके से सुनवाई हो रही थी, हमारे वकील ने पक्ष रखा, तो उन्होंने जैसे ही शुरुआत करी कि आप क्या चाहते हो कि इसमें भी अब जातिवाद फैलाना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा जातिवाद तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 50,000 की कॉस्ट लगाई। फिर हमारे वकील ने और बहस करी, उन्होंने 1 लाख की कॉस्ट लगाई। उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो 5 लाख तक पहुंच गए हैं। लेकिन मैं आज वादा करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास 5 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करने के लिए नहीं है। यदि लोकेंद्र गुर्जर को सजा होगी, मैं जेल जाने तैयार हूं। मैं एक नया आंदोलन इस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो जातिवाद है उसके खिलाफ लड़ाई लड़के करना शुरू करूंगा। लेकिन मैं कभी भी झुकूंगा नहीं, माफी नहीं मांगूंगा, पैसे जमा नहीं करूंगा, मैं जेल जाना पसंद करूंगा। तो कोलिजियम सिस्टम को लेकर इस देश के महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति धनखड़ और पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू भी बोल चुकी हैं। लगातार उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के हिस्सा है, वो नेशनल जुडिशियल कमीशन की मांग करते रहे हैं, कोलिजियम सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। खैर, गुण दोष पर बात हो सकती है, किसी जज की व्यक्तिगत राय पर नहीं। इससे पहले भी अयोध्या में बुद्धिज्म को लेकर जो केस दायर हुआ था, तो जज ने कहा था हाउ डेयर यू। अब वो रिटायर्ड जज हैं मिश्रा। तो ये सारी खबर थी जो आज की बड़ी खबरें हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि 2024 से पहले विपक्षी एकजुटता ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, और अब वो बहुत सालों बाद एनडीए की बैठक होने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 30 दल एक साथ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।